नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। सरकारी पोर्टल्स जिस पर कई सरकारी डाटा अपलोड होता है, साथ ही साथ आम जनता से जुड़ा कई डाटा भी उस पर अपलोड रहता है। ऐसे में इन सरकारी पोर्टल्स पर अटैक होना सीधे तौर पर आम जनता के डेटा की सुरक्षा पर भी एक सवाल उठाता है। आपको बता दें, हाल ही में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिकृत वेबसाइट ई नगर पालिका के और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM पोर्टल पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। हालांकि इन पोर्टल्स पर डेटा अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अगर पुराने पोर्टल को हैक किया जाता तो सरकार को एक बड़ा नुकसान हो सकता था। यह खुलासा हुआ है गृह विभाग की साइबर सिक्योरिटी मीटिंग में, और हैरानी की बात तो यह है कि विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं थी। इस बैठक में और भी कई खुलासे हुए हैं, जिसमें ये चीज सामने निकल कर आई है कि नगरीय प्रशासन विभाग ने 50 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज के डेटा डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में लापरवाही बरती थी। इसके अलावा 215 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस पोर्टल को 11 साल पुराने सिस्टम से ऑपरेट किया जा रहा था, और जिस ई नगर पालिका पोर्टल को हैक किया गया था, बैकअप भी उसी सर्वर पर अपलोड किया गया था। तो यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया। साथ ही साथ विभाग ने अपने पोर्टल का री ऑडिट भी नहीं कराया था। इस तरह की लापरवाही एक बड़ा सवाल है विभाग पर, क्योंकि सरकारी पोर्टल पर अटैक सीधे तौर पर आम जनता के डेटा पर भी अटैक साबित करता है। आपको बता दें, इस पोर्टल से प्रदेश के 15 नगर निगम समेत 412 नगरीय निकाय जुड़े हैं, और इसमें संपत्ति और जल कर की सेवाओं के साथ नक्शा स्वीकृति करने और पेमेंट करने की भी सुविधा मिलती है। साथ ही नगरीय प्रशासन और विकास विभाग इस साल ऑनलाइन पेमेंट के जरिए 1200 करोड़ रुपए राजस्व इकट्ठा करता है। लेकिन ये जो राजस्व है वो इकट्ठा तो किया जा रहा है, लेकिन ये तो जनता से ही टैक्स लेकर इकट्ठा किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर यहाँ जनता के पैसों और डेटा की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। और इसी कड़ी में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, विलक्षण सक्सेना जी। विलक्षण सक्सेना जी, सबसे पहले तो देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू दामिनी जी। तो विलक्षण सक्सेना जी, जिस तरह से हाल फिलहाल में गृह साइबर सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसमें कई सारे खुलासे हुए हैं, और एक चीज सामने निकल कर आई है कि ये जो ई नगर पालिका की वेबसाइट हैक हुई है या फिर NHM की वेबसाइट हैक हुई है, इसमें कहीं ना कहीं विभाग की खुद की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि ना वेबसाइट री ऑडिट की गई थी, साथ ही 11 साल पुराने सिस्टम से पोर्टल को सर्कुलेट किया जा रहा था। तो जिस तरह से ये जो लापरवाही है सामने आई है, और इस मीटिंग में जो खुलासों में चीजें सामने आई है, कहीं ना कहीं ये जो विभाग की लापरवाही है, क्या इस लापरवाही की वजह से ये हैकिंग हुई है? ऑफ कोर्स दामिनी जी, अगर आप ध्यान से देखें, सी हम एक डिजिटल एज में बहुत पहले ही एंटर कर चुके हैं। जी। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे मार्केट में हम्म। या एक डिजिटल वे में हम देखते हैं कि प्रोग्रेस होती जाती है, वैसे वैसे सरकार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट नहीं कर पाती। जी। और ऑफ कोर्स क्योंकि जैसे जैसे डिजिटाइजेशन के सॉफ्टवेयर, टेक्निकल, एआई ओरिएंटेड, और अब एआई से आगे भी बढ़ती हुई एज आ ही रही है, जी। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की अपडेट ना होना ऑफ कोर्स ऐसे साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज को हमें क्लियरली आगे बढ़ाता है। हम्म। अगर आप ध्यान से देखें तो आज की डेट में 90% अगर एक आम आदमी का जीवन है, जी। ये इस बात को रिलेवेंट करता है कि वो भले किसी भी स्तर का हो, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, उसकी जो एक डिजिटल आइडेंटिटी है, उसकी जो एक डिजिटल प्रेजेंस है, हम्म। वो उसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जैसे उसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी हो। बिल्कुल। हम लोग नॉर्मली डिजिटल सिक्योरिटी को, एक आम जन भी या हम्म। सरकार भी एक आम जन की डिजिटल सिक्योरिटी को बड़े ही नॉर्मल वे में हम्म। लेता है, ये सोचते हुए कि इससे नुकसान होगा ही क्या। हम्म। बट आज आप यही सोचिए कि अगर ये पोर्टल हैकिंग सक्सेसफुल हो जाती जी। और डिजिटाइजेशन का एक पूरा प्रोसेस करते हुए, मान लीजिए हैकर्स द्वारा अटैक करते हुए पूरे डेटा को डिलीट कर दिया जाता, जी। तो आप सोचिए पिछले 3-4 साल या हम्म। उससे पहले से जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोजेक्ट प्रोसेस हो रहा था, जी। वो पूरा का पूरा ही रिडंडेंट हो जाता, हम वापस बिल्कुल। स्टोन एज में पहुंच जाते। हम्म। और आज हम जैसे देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड हो, चाहे डेटा अपलोडिंग हो, चाहे उसका वेरिफिकेशन हो, इवन आज अगर आप देखें तो सरकारी एजेंसीज जैसे हम्म। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, हम्म। जीएसटी इंटेलिजेंस हो गया, हम्म। इवन पुलिस विभाग में भी हम जो देखते हैं कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं, जी। ये सब डिजिटल डेटा को एनालाइज करके और उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना, हम्म। एक्शनेबल इंटेलिजेंस के बिहाफ पर कार्रवाई करना, इसके ऊपर नियंत्रित रहता है। जी। अब अगर ऐसे हम अपने सॉफ्टवेयर्स को ओपन रखेंगे, हम्म। और ओपन रखने से ज्यादा हम अपने निजी नागरिकों की जानकारी को पूरी तरह से ओपन पोर्टल में कर देंगे, तो उससे दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी। जी। सबसे पहली कि हम अपने सिस्टम को पूरी तरह से वल्नरेबल कर रहे हैं किसी भी साइबर हैकिंग के लिए, और नॉट नेसेसरीली ये साइबर हैकिंग किसी विदेशी संस्था, आतंकवादी संस्था से हो। ये कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक आम जन फ्रस्ट्रेशन में एक साइबर क्रिमिनल इसे कंप्लीट कर सकता है। इवन आज की डेट में अगर हम देखें तो एक किस्सा निकल के आया था मुंबई बेस का, जहां पर एक कंपनी के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया गया था। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी के एक सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया गया था और उसके बिना पर उनसे फिरौती मांगी गई थी, और अनफॉर्चुनेटली उन्हें देनी पड़ी थी, क्योंकि निजी जानकारी के होते हुए और इवन ट्रांजैक्शनल जानकारी होते हुए आप कहीं से भी डेटा को इवन मनी को ट्रांसफर करके आप उस अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। और यही नहीं, इवन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी अगर देखें, डेटा सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा ही सीरियसली लिया जाता है, जैसे मानिए वो कोई संगीन अपराध की श्रेणी में आता हो। अमेरिका जैसे देश में साइबर सिक्योरिटी के प्रति इतना ज्यादा सख्त रवैया रखा जाता है, क्योंकि उसके दो पहलू निकल के आते हैं। अगर ऐसी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज होते रहे और लोग पैसा एक खाते से, आम जनों के इवन 10 रुपए जैसा छोटा अमाउंट भी अगर आपके खाते से धोखाधड़ी के रूप में निकल रहा है, तो आप ये सोचिए कि 1.5 लाख अकाउंट्स में से अगर 10 करोड़ रुपए 10 रुपए रोज निकलते रहे, तो वो एक कल्मिनेटिव अमाउंट 10 लाख रुपए हो जाता है। यही 10 लाख रुपए साइबर सिक्योरिटी के अपराधी आतंकवादी गतिविधियों को, ड्रग संचालन, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीजों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसकी संगीन और खासतौर से गृह विभाग द्वारा ऐसी लापरवाही को देखना बहुत ही ज्यादा मतलब मैं कह सकता हूं कि चौंकाने वाली चीज है। साइबर सिक्योरिटी को मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा सीरियसली सिर्फ आपराधिक महिलाओं के संबंध में, छोटे छोटे बैंक फ्रॉड्स, लोन फ्रॉड्स जैसी चीजों के लिए लिया जाता है, लेकिन बल्क संबंध में इस तरह की लीकेज, लापरवाही एक नए स्तर को आमंत्रित करती है, जहां पर नॉट ओनली लोगों की इंफॉर्मेशन, जमीनी इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है, बल्कि विभाग द्वारा ऐसी लापरवाही से हम आमंत्रित कर रहे हैं उन साइबर क्रिमिनल्स को मध्य प्रदेश में अपना गढ़ बनाने के लिए, जो बेसिकली आपके डेटा के साथ हेराफेरी करके आपको बहुत बड़ा चूना लगा सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आपकी कोई जमीन के संबंध में ऐसी हैकिंग करके हेराफेरी कर दी जाए, तो आपकी जमीन के डीवैल्यूएशन से लेके उसके बिना पर अपराध करना, लोन लेना, आपके नाम पे मतलब आपकी जानकारी के बिना आपकी जमीन पे लोन तक लिया जा सकता है, आपके कागज पब्लिक में लिया जा सकता है, आपकी फर्जी रजिस्ट्री बनाई जा सकती है। तो ये बहुत ही संगीन है और इसके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल विलक्षण जी, आपने बहुत सही कहा कि ये बहुत ही संगीन है, क्योंकि ये जो डिजिटल हैकिंग जो कि खास तौर पर सरकारी वेबसाइट्स के लिए की जा रही, सीधे तौर पर सिर्फ सरकार को ही नहीं, आम जनता को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन लेटर, और इसी साल अप्रैल में मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अलर्ट जारी कर चुका था पहले ही कि इस तरह की लापरवाही होने की संभावना है या फिर लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर अधिकारियों द्वारा या जिम्मेदार लोगों द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया जाता, तो इस चीज से क्या समझा जाए विलक्षण जी, की क्या मतलब जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा रहे, या फिर सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं? देखिए, जानकर भी अनजान बने हुए, इसमें एक ज्यादा वजनदार पहलू मुझे समझ में आता है, इसलिए क्योंकि क्या है, आज की डिजिटल एज में अगर आप देखें तो जो भी कंटेंट आप ऑनलाइन या डिजिटल फील्ड में कंज्यूम करते हैं, उसके पैटर्न को समझने के लिए और इवन कंज्यूमरों तक पहुंचने के लिए डेटा की माइनिंग की जाती है। मतलब अगर हम इसे आम भाषा में समझे तो आपके बारे में कि आपको क्या पसंद है, आप इवन ऑनलाइन में क्या कंटेंट देखना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्या खरीदना चाहते हैं, किस तरह की पॉलिसी श्रेणी आप पसंद कर सकते हैं, किस व्यवसायिक स्तर में आप हैं, क्या इनकम आप गेन करते हैं, ये सब जानकारी जुटाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि व्यक्ति की निजी जानकारी इजीली और इवन गैर कानूनी तरीके से अवेलेबल हो जाए। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन की अगर आधिकारिक रूप से एक प्रॉपर लीगलाइज चैनल से उसकी खरीदी की जाए, तो वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। वहीं अगर यही चीज अगर आप किसी हैकिंग के थ्रू आप एक ब्लैक, क्योंकि हम कहते हैं कि डार्क वेब पे ये सब चीजें डिस्क्लोज हो जाती हैं, हम कई बार आमतौर पे हर चौथे पांचवें दिन में ये खबर सुनते हैं कि कई हजारों अकाउंट्स के जीमेल पासवर्ड से लेके दूसरे पासवर्ड तक हैक हो गए और उसे डार्क वेब पे लीक कर दिया गया। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि बड़ी कॉर्पोरेशंस अपने कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए डेटा की प्रॉपर माइनिंग और उसका एनालिसिस कर सके।
लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि ये डार्क वेब पे अवेलेबल है, ये जी ओपन सॉफ्टवेयर पे, एक ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, जिसकी प्रॉपर कीमत लगाई जाए तो कोई भी इसे खरीद सकता है। इससे बेसिक अपराध कहीं पे भी हो सकता है, जी और यही अकेले अपराध जमीनी स्तर पे नहीं होते। ना ही हम जैसे अभी हमने नगरीय प्रशासन विभाग की बात करी कि जमीनों जी से संबंध है, ये एक व्यक्ति की पर्सनल आइडेंटिटी और साथ साथ डीप फेक वीडियोस, जो अब एक एआई वॉइस डीप बिल्कुल। फेक वीडियोस जो एक नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं। आपको मैं एक सबसे साधारण एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अभी जब 3 क्रिमिनल लॉज अभी अमेंड हुए हैं, जी 3 क्रिमिनल लॉज में ये एक क्या कहते हैं, एक नियमावली बना दी गई है कि अगर पॉसिबल हो तो इन्वेस्टिगेशन के किसी भी प्रोसेस में कोर्ट में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर हो सकते हैं। जी करेक्ट बात? इमेजिन करिए कि अगर आपको बंधक बना दिया जाए और आपकी डीप फेक एआई वॉइस और डीप फेक एआई इमेज के द्वारा जी आपके एक वीडियो को एक इंटरैक्टिव वे में अपलोड करके इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका एक कन्फेशनल वीडियो डाल दिया जाए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा अपराध यहाँ पर हो जी जी सकता है? बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति की इमेजेस, आपने कभी ध्यान दिया होगा, आपको अगर समझना ही है कि किस तरह से कंपनीज इलीगल तरीके से इसकी माइनिंग करती है, कभी भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको हमेशा एक कैप्चा दिखाई देता है, विच जो कि इसलिए आता है ताकि आप प्रूव कर सके कि आपके एक रोबोट नहीं है। जी करेक्ट? अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें पिक्चर जम्बल्ड होती है जिसमें लिखा होता है कि इसमें ट्रैफिक लाइट को आइडेंटिफाई करे, जी बस को आइडेंटिफाई करे, पेडेस्ट्रियन को आइडेंटिफाई करे, क्रॉस वॉक को आइडेंटिफाई करे। आपको पता है कि ये चीजें कहाँ जाती हैं? इस डेटा का एक्चुअल यूजेज क्या होता है? जी इन डेटा को यूज किया जाता है ताकि एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके और इंटेलिजेंट बने और बेसिकली डिफरेंशिएट कर सके। आपकी पब्लिक डोमेन में पिक्चर प्रेजेंस होना भी एआई सॉफ्टवेयर के लिए बहुत बड़ी गोल्ड माइन है, क्योंकि आप कई बार देखते हैं कि इंस्टाग्राम जैसी, फेसबुक जैसी और दूसरी अन्य कंपनियां जो आती हैं, ये जी कैसे आपके फेस फीचर्स को डिटेक्ट करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास आपका 11 से 12 साल का डेटा होता है, यानी 11 साल पुरानी आपकी पिक्चर होती है और प्रेजेंट पिक्चर होती है, जी तो आप वो देख सकते हैं कि कैसे फेस के फीचर्स बदल सकते हैं। और इसी तरह के डेटा को एल्गोरिदम बेस्ड मैथ, मतलब बेसिक साइंस के साथ अगर आप लगाएंगे तो आपकी डीप फेक से लेके एआई वॉइस की वीडियो बना सकते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी रिसेंटली ये चीज आइडेंटिफाई करी है कि डीप फेक एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। जी और अगर बिल्कुल। आज हम सोशल मीडिया पे देखें तो एआई वॉइस का इस्तेमाल करके उनकी अभद्र भाषा कहती हुई कितनी वीडियोस जो कि जाली हैं, नकली हैं, उन्हें वायरल किया जा रहा है। जी यही साफ साफ चीजें अगर हम चाहें तो माइनर चेंजेस करते हुए इन्हीं जो कि नगरीय प्रशासन विभाग में अभी हुआ है, जमीनों के संबंध में भी किया जा सकता है। इमेजिन करिए कि कोई एक बड़ी जमीन के सीमांकन संबंधी एआई के द्वारा अगर चेंज कर दिए गए जी और उसको डेटा के उसमें किया जाए तो एक अपने आप में एक विवाद शुरू हो सकता है, कम्युनिटी बेस्ड विवाद शुरू हो सकता है। कोई एक लेजिट जमीनों को पट्टे की जमीनें दिखाया जा सकता है, पट्टे की जमीनों को वन जमीन दिखाया जा सकता है, सरकारी जमीनों को निजी जमीनें दिखाया जा सकता है, जो आमंत्रित करती हैं भू माफिया और अन्य अपराधियों को कि वो आए और इन जी जमीनों पे कब्जा करें, विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। और जब जी ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं अगर मास स्केल पे होगा तो इससे प्रशासनिक केओस हो सकता है। जी बिल्कुल। तो हम इस चीज की गहराई को शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरकार को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑफ कोर्स इसे डेवलप करना पड़ेगा। जी या बिल्कुल। तो या तो एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन करनी होगी जो कि अनहैकेबल हो, एक बेसिक सॉफ्टवेयर जिसमें मतलब क्लोज सर्किट, क्योंकि हम उसकी टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि हमारे दर्शक भी इसे पूरी तरह से समझ सके। बिल्कुल। एक क्लोज सर्किट सॉफ्टवेयर जो एक लिमिटेड सिस्टम्स पे ही चलता हो, उस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से ना जोड़ते हुए अपने ही एक नेटवर्क पे अगर बेस किया जाए तो जी उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी और फायरवॉल्स की जा सकती है। जैसे कि आज भी अगर आप ध्यान दें तो कई बार पुराने शहरों में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज गांवों में जी रेलवेज आज भी टिकट बुकिंग के लिए एक बहुत पुराना बेसिक 2 वर्ड सॉफ्टवेयर बिट का सॉफ्टवेयर यूज करती है। अगर आप जी ध्यान दें जो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, और आज भी अगर आप रेलवे के कर्मचारियों से, जो टेक्निकल कर्मचारी हैं, उनसे पूछें कि ये रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर अच्छा, बोले सर ये सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है। जी क्यों? क्योंकि ये टिकट का बेसिक काम करता है और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हेवीली कंपैटिबल है, जी और इंटरनेट से ना जुड़ा होने के कारण, एक ओपन सोर्स के साथ ना जुड़ा होने का कारण ये हैकेबल नहीं है। तो या तो हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करें, और नहीं तो ऐसे बेस सॉफ्टवेयर लाएं जिनकी साइबर सिक्योरिटी, फायरवॉल्स और अन्य प्रोटेक्शंस पूरी तरह से परिपूर्ण हो। जी
बिल्कुल विलक्षण जी, आप सही कह रहे हैं कि सरकार को इस और कई कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए कि जो भी नुकसान हो रहा है वो तो सरकार को होगा, साथ साथ में आम जनता को भी होगा इस तरह के अपराधों से, लेकिन ये जो पूरा नतीजा आया है, ये जो पूरी हैकिंग हुई है, इसमें कहीं ना कहीं तो नगरीय प्रशासन भी जिम्मेदार है। ऑफ कोर्स इसमें डिपार्टमेंट से रिलेटेड सी ये ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे किसी स्कीम में घोटाला हुआ हो। जी अगर आज की डेट मतलब मैं इसको बिल्कुल एक आम घोटाले की तरह या एक आम मिसहैपनिंग की तरह, एक लापरवाही की तरह देखता हूँ। इसलिए देखता हूँ क्योंकि ये कागजों में धांधलीबाजी हो, चाहे जी। ऑनलाइन धांधलीबाजी हो, बात तो ये है कि धांधलीबाजी हम्म। कहीं ना कहीं लकूनास क्रिएट हुए हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, जिससे जी। डेटा लीकिंग से लेके आगे तक सब चीज हुई है। हम्म। या तो फिर अगर हम देखिए यहाँ पर दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। या तो सरकार ऐसे सिक्योरिटी से रिलेटेड सिस्टम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम्स होते हैं हम्म। जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड एजेंसी है, हम्म। प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती है और वो आउटसोर्स करती है। अगर आप हम्म। देखेंगे ध्यान से तो मध्य प्रदेश की कुछ वेबसाइटें और इवन केंद्र की सभी वेबसाइटें जी। इन्हीं सॉफ्टवेयर अथॉरिटीज के थ्रू मेंटेन किया जाता है, जो कि हम्म। एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में होती है। हम्म। और नहीं तो इसकी आउटसोर्सिंग की जाती है। जी। अगर आउटसोर्सिंग अथॉरिटी होने के बावजूद ऐसी हैकिंग अलाउ की जाती है तो ऐसी कंपनीज को ठेका दिया ही क्यों गया? जी बिल्कुल। क्यों- क्योंकि अगर हम प्राइवेट एंटिटीज को हमारे बेटरमेंट सॉफ्टवेयर के लिए ला रहे हैं और उसके बाद ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के बावजूद, और जैसे कि हमने देखा कि 215 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर चुकी है, जी। उसके बाद भी ऐसी हैकिंग हो रही है। और अगर इसमें प्राइवेट एंटिटी, मैं यहाँ पे आपसे एक लेवरेज चाहूंगा क्योंकि मुझे पूर्णतः से विभाग के संबंध में जानकारी नहीं है कि जी। ये सॉफ्टवेयर किसी सरकारी एजेंसी ने कंप्लीट किया है कि एक प्राइवेट एंटिटी के थ्रू किया गया है। बट अगर ये प्राइवेट एंटिटी के थ्रू किया गया है तो ये एक भारी लापरवाही है। वही। क्योंकि ऐसे ही जी जी। विलक्षण जी जी, जी मैं प्लीज। ये देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक बड़ी लापरवाही है, एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी कि अगर सूत्रों की माने तो कहा जाता है कि जितनी भी सरकारी वेबसाइट्स है उनका पोर्टल या डोमेन mp.gov.in पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनका डोमेन mp.gov.in होना चाहिए। लेकिन ना देखा जाए तो चाहे ट्रेजरी से रिलेटेड हो या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, टूरिज्म से रिलेटेड और पुलिस डिपार्टमेंट, ये चारों ही डिपार्टमेंट्स की जो वेबसाइट है उनका डोमेन mp.gov.in पर नहीं है। तो ये तो एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि ये जो चारों विभाग है, ये चारों ही विभाग राजस्व की सुरक्षा के मद्देनजर काफी ज्यादा संवेदनशील है। देखिए दामिनी जी, यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी। ये नेसेसरी नहीं है, मैं जहां तक अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज को सर्व कर सकता हूँ, ये जी। नेसेसरी नहीं है कि वो gov.in के कोई डोमेन पे होना चाहिए। क्योंकि एक साइबर सिक्योरिटी का मैटर इस चीज से बहुत ज्यादा रेलेवेंटली डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से डोमेन पे रहता है। जी। मोस्टली इसके बाद के प्रोसेसेस होते हैं जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम्म। सी यहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन जो आपने एक जेन्युइन सवाल पूछा, और ऑफकोर्स हमारे दर्शक हमारी बातें सुन के भी पूछेंगे, जी। वो ये आता है कि हमारे देश की एक डेफिनेटिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। जी। भाई आईटी आईटी एक्ट के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर धाराएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। इवन अब जैसे न्याय संहिता आ गई है तो जी। उसके अंदर डिजिटल एविडेंसेस को भी पूरी तरह से प्राथमिकता दी गई है। इवन एविडेंस एक्ट जो पुराना था उसके अंदर भी दी गई थी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के थ्रू। जी। लेकिन क्या हम देख सकते हैं कि एक प्रॉपर एसओपी, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल की एब्सेंस, एक प्रॉपर नीति के एब्सेंस के कारण जी। ऐसी साइबर सिक्योरिटी लैब्स हमारे देश में हो रहे हैं? हम्म। क्या ये जरूरी आज की डेट में पड़ गया है कि मध्य प्रदेश सरकार के अन्य विभाग या मध्य प्रदेश सरकार पूर्णतः से ये आइडेंटिफाई करना शुरू करे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक पूरा एक टीम लेकर जी। आइडेंटिफाई करना शुरू करे कि कौन कौन से पर्टिकुलर कंपनीज क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं सिक्योरिटी रिलेटेड और क्या बेटर सिक्योरिटी को सर्व कर सकती हैं? जी। क्योंकि आज की डेट में हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, अच्छी बात है क्योंकि आपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करी। जी। ऑफ कोर्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट आज की डेट में सबसे सिक्योर्ड बैंकिंग सर्वर्स ही होते हैं। कोई भी एक बैंक का सर्वर और उससे रिलेटेड जो एक पूरी टेक्निकल टीम्स होती हैं, उनका जो पूरा सॉफ्टवेयर का सिस्टम होता है, सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, वो पूरा सेंट्रली गवर्न रहता है और इवन आरबीआई उसके अंदर गाइडलाइंस देती है। इसलिए बैंक आज इतने बेहतर स्तर पे काम कर रहे हैं कि हमें यूपीआई जैसा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है। इसका पूर्णतः कारण यही है कि एक बेटर सिक्योरिटी टीम क्रिएट करी गई। अगर ऐसी
चीज, ऐसा पोर्टल, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम जैसे देखते हैं कि मध्य प्रदेश को पहले भी साइबर इनोवेशन के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं। जी। हमारे जो मध्य प्रदेश के सिटीजन पोर्टल्स के लिए, कियोस्क के लिए हम्म। एमपी ऑनलाइन एक बड़ी पहल थी, मध्य बिल्कुल। पूरे देश भर में पहली पहल थी, जब कई सारे सिटीजन्स की जो सर्विसेज होती है उनको पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया। हम्म। चाहे वो बच्चों के स्कूली एडमिशन सर्टिफिकेट्स पाने से लेके, एग्जामिनेशन से लेके, आपके अन्य सर्टिफिकेट या कोई भी आइडेंटिटी से रिलेटेड हो। जी। लेकिन इन सब का कोई महत्व नहीं बचता अगर एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज प्लानिंग हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हम्म। अगर मध्य प्रदेश सरकार के इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के पास भी अगर कोई एक एसओपी है, तो जी। उसमें भी से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये एक लैप्स हुआ है। हम्म। हम ये जरूर देखना चाहेंगे, जैसे ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर आप स्वस्थ जीवन जी रहे हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको बुखार आ रहा है, तो ये जरूरी है कि आप दवाई लो। जी। आप बेहतर जीवन, आप अपनी गलती को फाइंड आउट करें कि किस चीजों की वजह से ये बीमारी आई। जी। तो यहाँ पर इसको ओवरऑल तरीके से सोचने की जरूरत है। हम्म। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक रीहॉल जरूरी है, जी। ताकि हम जान सके कि प्रॉपर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। जी बिल्कुल। और इसका एक बेहतर सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम अब डेटा सेंटर हब्स बनाना शुरू करें मध्य जी। प्रदेश में। जैसे हम मध्य प्रदेश को पूरे एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, हम्म। और डिवीजन बेसिस में मध्य प्रदेश सरकार साइबर हब बना सकती है, साइबर डेटा सेंटर्स बना सकती है, जी। ताकि वो डेटा लोकलाइज भी रहे और सिक्योर्ड भी रहे, जी बिल्कुल। ताकि वो किसी भी तरीके से कोई ऐसी पोर्शंस नहीं आए कि ओपन ओपन प्लेटफॉर्म्स पे, ओपन इंटरनेट सोर्स पे, साइबर वेब पे उनके कोई भी तरीके के इन्फिल्ट्रेशंस क्रिएट किए जा सके। जी बिल्कुल। आपने बहुत सही कहा विलक्षण जी। सबसे पहले तो फॉल्ट ढूंढने की ज़रूरत है कि आखिर फॉल्ट कहाँ आ रहा है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर कई सारे इंतजाम ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर लापरवाही सामने आ रही है, इस तरह की हैकिंग हो रही है, तो बड़े सवाल उठ रहे हैं और इसको लेकर कई सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि अवेयरनेस की भी सख्त ज़रूरत है। इस पर आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से नगरीय प्रशासन विभाग की लापरवाही सामने आई है, हाल फिलहाल में मीटिंग हुई थी साइबर सिक्योरिटी की, इस मीटिंग में कई खुलासे हुए और इस मीटिंग में सीधे तौर पर कई सारी लापरवाहियां सामने आई है विभाग की। अब डिपार्टमेंट की जो लापरवाहियां सामने आई है, लापरवाहियां हमने आपको बता दी, री ऑडिट नहीं कराया गया, 11 साल पुराने सिस्टम से ही ऑपरेट किया जा रहा था पोर्टल, डिजिटलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कराया गया, और ये सभी लापरवाहियों में सिर्फ नुकसान सरकार का नहीं था, क्योंकि 1200 करोड़ छोटी राशि नहीं होती है, 1200 करोड़ का राजस्व था। अब अगर वो वेबसाइट हैक हो जाती जो कि जिस पर डाटा अपलोड किया हुआ होता, तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था सरकार को, साथ साथ में आम जनता को भी, क्योंकि इसमें आम जनता से जुड़े भी कई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो अपलोड होती है। और 215 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई वेबसाइट, यानी कि इतना पैसा लगाया जा चुका उस वेबसाइट में, उसके बाद इस तरह की लापरवाही होने एक बड़ा सवाल उठाती है उन अधिकारियों पर और उन जिम्मेदार लोगों पर जो इस वेबसाइट में लगे हुए हैं और जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं, कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हो गई और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। क्योंकि ये खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में और इस मीटिंग में ये पता चला है कि विभाग को इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी। तो एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर विभाग क्या कर रहा था कि उसे इस चीज की जानकारी नहीं मिली। हालांकि अब मीटिंग हो चुकी है और इस मीटिंग में कई सारे निर्देश भी दिए गए हैं। देखना ही होगा कि किस तरह से कदम उठाए जाते हैं। रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है डिपार्टमेंट को, तो देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या खुलासे होते हैं, किस तरह से कदम उठाए जाते हैं। और ये जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू बड़ा सा बन गया है, खासकर की सरकारी वेबसाइट्स और पोर्टल्स को लेकर, इसका हल किस तरह से होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।